तो दोस्तों बायोमोलिक्यूल ये नाम जो है ना ये हमें काफी कुछ बता रहा है, क्योंकि बायो वर्ड जहां भी आता है वहां पर बात होती है लाइफ की, लिविंग की। तो बायोमोलिक्यूल्स ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सरवाइव करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो मॉलिक्यूल जरूरी होते हैं उन मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग देखते हैं ये वो लाइफलेस मॉलिक्यूल हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, अगर हमें फूड में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। हमें एनर्जी देने का सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। हमारे लिए ग्रोथ का जो सोर्स है वो प्रोटीन है। वाइटामिन्स हमें हेल्दी रखता है। तो ये वो सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स, या फिर इनको एक और नाम से जाना जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। और बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना होंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ये चैप्टर का मैक्सिमम पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स में कवर होता है, अमाइनो एसिड्स या एमिनो एसिड्स, देन प्रोटीन, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड जिसे हम डीएनए आरएनए बोलते हैं, हार्मोन्स एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स। तो गाइस वाइटामिन्स, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी हैं, इन्हें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं विद प्रॉपर डिटेल, और इन्हें हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। तो चलिए गाइस वन बाय वन इस चैप्टर के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए तो दोस्तों इस चैप्टर का पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो कार्बोहाइड्रेट ही है इस चैप्टर का। कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि इसका नाम हमें बता रहा है, कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट का मतलब H2O। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, the natural occurring organic compound which contain carbon, hydrogen and oxygen, and their general formula is CxH2O whole y। गाइज याद रखना, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जहां भी प्रेजेंट होता है ना, जितने भी कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे वो 2:1 में होता है, इसलिए मैंने लिखा है H2O whole y। जिनका जनरल फॉर्मूला CxH2O whole y होता है, इन्हें हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं सब में हाइड्रोक्सी ग्रुप तो होता है, कुछ में हाइड्रोक्सी के साथ एल्डिहाइड होता है, या कुछ में हाइड्रोक्सी के साथ कीटोन होता है। जैसे ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, और फ्रक्टोज में अगर हम देखें तो कीटोन ग्रुप होगा। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टार्च और शुगर जो है ना, स्टार्च और शुगर सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट हैं जो जनरली हमारे फूड में यूज होता है। ये सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च हमारे फूड में यूज होता है, शुगर हमारे फूड में यूज होती है। तो ये सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे फूड में यूज होता है। वहीं सेल्यूलोज जो प्लांट में प्रेजेंट है, ये हमारे लिए डाइजेस्टेबल नहीं होता, हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हमारी बॉडी में स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च हमारी बॉडी में कलेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए बन जाएगा आपके एग्जाम के लिए, कि हमारी बॉडी में स्टार्च जो कलेक्ट होता है वो कलेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। नोट कर लेना यार तुम लोग, स्टार्च और शुगर हम लोगों का सबसे कॉमनली यूज कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम फूड के फॉर्म में यूज करते हैं। सेल्यूलोज ह्यूमन स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इज नॉट एट ऑल डाइजेस्टेबल। वहीं स्टार्च हमारी बॉडी में जो कलेक्ट होता है वो कलेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसके अलावा जो कॉमन कार्बोहाइड्रेट हैं उसमें हम लोग देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स, फिर डिटेल वन बाय वन हम पढ़ते जाएंगे। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज जो शुगर है, मैल्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज एटसेट्रा। सो दीज आर दी कॉमन कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और प्रॉपर तरीके से ये डेफिनेशन तो लिखिए, उसके साथ ये वाले पॉइंट्स भी लिख लेना है, और उसके बाद हम वन बाय वन एक एक कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में पढ़ते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए गाइस तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स। आई होप कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। हमारे लिए एनर्जी का सोर्स होता है भैया कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे फूड में होता है।
तो कार्बोहाइड्रेट के अगर हम टाइप्स देखें तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब होता है वन, सैकेराइड का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों ये सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दीज आर दी सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी डिसोसिएट और हाइड्रोलाइज फर्दर। ये इतने छोटे कार्बोहाइड्रेट हैं जो और ज्यादा ब्रेक नहीं हो सकते। तो इसमें सबसे पहले ये पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। ये और ज्यादा हाइड्रोलाइज नहीं होते। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CH2O होल N, और यहां पर N की वैल्यू 3 से लेकर 7 तक हो सकती है। अगर मान लो मैं N की वैल्यू 3 रखता हूं तो फॉर्मूला हो जाएगा C3H6O3। जहां पर 3 कार्बन है तो इसे बोला जाएगा ट्रायोज। अगर मैं N की जगह 4 रखता हूं तो फॉर्मूला C4H8O4 हो जाएगा, और फॉर्मूला हो जाएगा टेट्रोज, नाम हो जाएगा टेट्रोज। इसी तरह N की जगह 5 रखोगे तो पेंटोज, और 6 रखोगे तो हेक्सोज। हेक्सोज के बेस्ट एग्जांपल्स आते हैं अगर हम लोग देखें ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड के एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। इन तीनों में ही N की जगह रखा गया है 5, N की जगह 6 रखा गया है। अगर आप लोग N की जगह 6 रखते हो ना तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और अगर N की जगह 5 रखते हो तो पेंटोज बन जाएगा। और दोस्तों पेंटोज शुगर ही तो यूज होती है न्यूक्लिक एसिड में, DNA और RNA में। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो ये मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हैं जो और ज्यादा डिसोसिएट नहीं होते हैं। मोनोसैकेराइड के बाद सेकंड टाइप आता है इसका डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में जनरली कार्बोहाइड्रेट की 2 यूनिट होती है, मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट होती हैं, और दोनों यूनिट में आपस में एक बॉन्ड होता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे 12th बोर्ड में सीधे क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वो बॉन्ड है जो मोनोसैकेराइड की यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करता है, चाहे डाइसैकेराइड हो, ट्राइसैकेराइड हो या पॉलीसैकेराइड हो। यहां पर हम लोग डाइसैकेराइड के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं C12H22O11, इसे सुक्रोज बोलते हैं। गाइस सुक्रोज को अगर आप हाइड्रोलाइसिस करते हो ना तो यहां पर एंजाइम लेना होगा इन्वर्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सुक्रोज जब भी हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये देता है 2 मोनोसैकेराइड, और 2 मोनोसैकेराइड कौन कौन से होंगे? तो फर्स्ट मोनोसैकेराइड C6H12O6, ये है ग्लूकोज, प्लस सेकंड मोनोसैकेराइड C6H12O6, ये है फ्रक्टोज। और दोस्तों सुक्रोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इट इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड जिसे D या प्लस से डिनोट करते हैं। और जब ये हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये देगा ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, लेकिन उसके बाद जो वो फ्रक्टोज देता है, फ्रक्टोज एक लीवो रोटेटरी होता है। और क्योंकि सुक्रोज ने हाइड्रोलाइसिस पर अपने से अपोजिट नेचर का, अपने से अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन का कंपाउंड फ्रक्टोज दिया, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर। अब इसके और भी एग्जाम्पल हैं, आई होप यहां पर प्रॉपर दिख रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है C12H22O11, ये माल्टोज। मेल्टोज की अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहां पर एंजाइम हम लोग लेते हैं मेल्टेज, और ये देता है 2 सेम यूनिट्स ऑफ C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, मोनोसैकेराइड और साथ में डाइसैकेराइड। इसी तरह एक और होता है लैक्टोज, सेम रिएक्शन होता है। लैक्टोज की अभी फॉर्मूला C12H22O11 है। जब लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो 1 यूनिट देता है ग्लूकोज, और उसके बाद देता है गैलेक्टोज। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, इन्वर्जन ऑफ शुगर। क्वेश्चन आता है डिफाइन इन्वर्जन ऑफ शुगर, या ये क्वेश्चन आता है हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज आर। सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या है? तो क्या प्रोडक्ट है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट पर आते हैं हम लोग। तो गाइज यहां पर डाइसैकेराइड के बाद, डाइसैकेराइड काफी इंपॉर्टेंट है। डाइसैकेराइड के बाद हम लोग देखते हैं ट्राइसैकेराइड। एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ट्राइसैकेराइड में 3 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड होती हैं, और 3 यूनिट ऑब्वियस सी बात है आपस में कनेक्ट होंगी बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
3 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड, जब ये हाइड्रोलाइसिस होता है तो मोनोसेक्राइड की 3 यूनिट्स देगा। जैसे हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं रेफिनोज C18H32O16, ये रेफिनोज का फॉर्मूला है। जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये देता है 3 कंप्लीट यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये प्रोसेस हमने करा रेफिनेज की प्रेजेंस में। फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है, देखो डाइसैकराइड इंपॉर्टेंट है और उसके साथ पॉलीसैकराइड इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड, पॉली का मतलब होता है मेनी यूनिट्स, सैकराइड का मतलब मोनोसैकराइड। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके पास बहुत सारे मोनोसैकराइड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉलीसैकराइड। दे कंटेन मेनी यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड। और गाइस बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है यार, कितने भी मोनोसैकराइड हो आपस में कनेक्ट होंगे बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। पॉलीसैकराइड का जनरल फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल n। यहां n की वैल्यू 100 से लेकर 3000 तक जाती है। रिमेंबर 3000, अप टू 3000। इसके एग्जाम्पल में आ जाता है, अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल में आ जाता है स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। तो ये इसके एग्जाम्पल में आ जाता है पॉलीसैकराइड के। स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे फूड का जो मेन सोर्स है वो या तो शुगर है जिसे हम सुक्रोज बोलते हैं या स्टार्च है। सेल्यूलोज हमारे लिए डाइजेस्टेबल बिल्कुल नहीं होता। बाकी ग्लाइकोजन, हमारी बॉडी में जितना स्टार्च कलेक्ट होगा ना वो कलेक्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, या मोनोसैकराइड कलेक्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहां पर ये एक पॉलीसैकराइड है C6H10O5, क्योंकि ये फॉर्मूला सभी पॉलीसैकराइड के लिए है, चाहे स्टार्च हो या सेल्यूलोज हो। और जब इनको एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये ब्रेक होकर देते हैं ग्लूकोज। रिमेंबर, क्योंकि स्टार्च भी ग्लूकोज से बना है और सेल्यूलोज भी ग्लूकोज से बना है, बस दोनों में ग्लूकोज का अरेंजमेंट अलग है। स्टार्च में होता है, गाइस ये नोट कर लेना आप लोग, प्लीज नोट करना, स्टार्च में होता है अल्फा ग्लूकोज और सेल्यूलोज में होता है बीटा ग्लूकोज। अब ये क्या डिफरेंस है हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये 12th बोर्ड का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेल्यूलोज। तो दोस्तों ये एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका कार्बोहाइड्रेट का। देखो यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चलो एक काम करो, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा हूं। तो दोस्तों अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो मैं आप लोगों को यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, जितने भी मोनोसैकराइड आपस में जुड़ते हैं, चाहे वो डाइसैकराइड में जुड़ेंगे, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और पॉलीसैकराइड में जुड़ेंगे, उनको हम बॉन्ड जो बनाते हैं ना आपस में, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। वहीं हम लोग ये देखते हैं कार्बोहाइड्रेट विद 2 to 10 मोनोसैकराइड। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में 2 से लेकर 10 मोनोसैकराइड हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑलिगोसैकराइड, उसे बोला जाता है ऑलिगोसैकराइड। जैसे डाइसैकराइड हो या ट्राइसैकराइड, ये सब ऑलिगोसैकराइड की कैटेगरी में आते हैं। वहीं पर हम लोग ये देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनाता है भैया ये, ऑल मोनोसैकराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। रिमेंबर, सबके सब मोनोसैकराइड रिड्यूसिंग है, और सुक्रोज को अगर छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज के अलावा जो बचे हुए डाइसैकराइड होते हैं जैसे माल्टोज और लैक्टोज, वो भी रिड्यूसिंग है। तो रिमेंबर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, all monosaccharide are reducing sugar and except sucrose, other disaccharide are also reducing sugar because they are able to reduce Tollens reagent और Fehling solution। यार अब टॉलेंस और फेलिंग क्या होता है, तो इसके लिए आप लोग मेरा एल्डिहाइड कीटोन वाला पार्ट देखो, उसमें आपको पता चलेगा कि टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो ये टॉलेंस और फेलिंग को रिड्यूस कर देते हैं और इसीलिए हम लोग इन्हें रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। जैसा कि आप ये एग्जांपल देख सकते हो, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ग्लूकोज का है। रिमेंबर, आगे हम स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। तो ये फॉर्मूला कैसे लिखा है आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। ये ग्लूकोज है, लिखने का पैटर्न अलग है, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है। अगर हम इसका रिएक्शन टॉलेंस से कराते हैं, मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन में सिखाया था टॉलेंस को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो यहां हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले रहे हैं टॉलेंस। टॉलेंस का ऑक्सीजन ग्लूकोज के एल्डिहाइड पे चला जाएगा, CHO पर जब जाएगा तो CHO बन जाएगा COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा।
बाकी CHOH का होल 4 CH2OH एज इट इज रहेगा, ग्लूकोज बना देगा ग्लूकोनिक एसिड, और यहां पे 2 सिल्वर जो बचेंगे तो ये आगे जाकर देंगे सिल्वर मिरर टेस्ट। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इस वक्त आपको बोर्ड पर दिख रहा है, डेफिनेटली हमारे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बना सकता है ये। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों फाइनली बायोमोलिक्यूल का हमारा फर्स्ट रिवीजन सीरीज का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, साथ में अदर टॉपिक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच। It's been